अब वक्त आ गया था जब अंबेडकर को राजनीति में उतरना था। अंग्रेजी सरकार विरोधाभास का पुतला थी। एक तरफ वो भारत को चूस रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बड़े स्तर पर बदलाव भी कर रहे थे। आजादी से लगभग 40 साल पहले 1909 से ही अंग्रेजों ने अपने प्रशासन में कमजोर जातियों को शामिल करने का प्रयास शुरू कर दिया था। हालांकि राष्ट्रवादी नेता आरोप लगाते थे कि ऐसा करके अंग्रेज दरअसल हिंदू धर्म को बांटने की साजिश कर रहे थे और साथ ही हिंदुओं और मुसलमानों में फर्क डाल रहे थे। फिर एक अद्भुत काम हुआ। 1909 के एक्ट में अछूत समाज के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसके बाद देश में कई जगह दलित समाज ने अपने अपने संगठन तैयार किए और अलग अलग स्तर पर अपने अधिकारों की मांग करने लगे। इधर बंबई के गवर्नर ने अंबेडकर को विधान परिषद में नॉमिनेट कर दिया। इसके लिए बंबई के डिप्रेस्ड क्लास के शिक्षकों ने 1927 में एक मीटिंग बुलाई और अंबेडकर को सम्मानित किया। 2 महीने बाद फिर मीटिंग हुई और दलित समाज की शिक्षा के बारे में चर्चा हुई। यहाँ से दलित समाज के आत्मसम्मान की बात शुरू हुई। बंबई की महाद म्युनिसिपैलिटी में चवदार टैंक था, जिसका पानी अछूतों के लिए मना था। इस मामले को विधान परिषद में उठाया गया और बंबई सरकार ने दलितों की मांग मान ली। लेकिन सरकार का ये फैसला सिर्फ पेपर तक ही सीमित रहा। वहां अछूतों को पानी पीने का अधिकार नहीं मिला। 1927 में ही एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और अंबेडकर ने उसमें जोरदार भाषण दिया। उन्होंने न सिर्फ दलितों के आत्मसम्मान की रक्षा की बात की, बल्कि ऊंची जातियों से भी बदलने की अपील की। हजारों लोगों की भीड़ ने अंबेडकर को फॉलो किया और वो महाद में घूमते हुए चवदार टैंक तक जा पहुंचे, जहां अंबेडकर ने टैंक से पानी पिया। पानी तो वो कहीं भी पी सकते थे, लेकिन ये एक प्रतीकात्मक विद्रोह था। ठीक वैसे ही जैसे 3 साल बाद गांधी ने दांडी मार्च में नमक सत्याग्रह कर कानून तोड़ा था, लेकिन अंबेडकर ने गांधी से पहले हजारों सालों के अलिखित लेकिन लागू कानून को पानी पीकर तोड़ दिया। ये महाद सत्याग्रह था। लेकिन ऊंची जातियों के लोग अंबेडकर के इस कदम से भड़क उठे। उन्होंने हथियार लेकर लोगों को घेर लिया। कई लोगों के साथ मारपीट हुई, लेकिन अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को शांत रखा और उन्हें हिंसा करने से रोके रखा। इस सत्याग्रह ने दलित आंदोलन में जान फूंक दी और साबित कर दिया कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। फिर ऊंची जातियों के लोगों ने गोबर, गौमूत्र, दूध, घी इत्यादि से टैंक का शुद्धिकरण किया। बदलाव आना चाहता था, लेकिन समाज लाने नहीं दे रहा था। अंबेडकर ने कानून की पढ़ाई की थी, इसलिए वो 1930 का इंतजार कर रहे थे, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट नया कानून लाने वाली थी। इस बीच वो लगातार महाराष्ट्र में जगह जगह पर सम्मेलन करते रहे और लगातार लोगों को जागरूक करते रहे। वो दलित समाज की नौकरियां, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी शिक्षा, उनके प्रतिनिधित्व सब पर बोलते रहे और जानकारी भी जुटाते रहे। लेकिन टैंक को पवित्र करने की फांस दलित समाज के दिल से नहीं जा रही थी। नतीजन अंबेडकर ने 1927 में ही दूसरी बार कॉन्फ्रेंस बुलाई। अंबेडकर ने कहा कि ये पानी की बात नहीं है, ये बात सिर्फ इस बात की है कि हमें बताना है कि हम भी उन्हीं की तरह इंसान हैं। इस कॉन्फ्रेंस में मानव अधिकारों पर रेजोल्यूशन पास किया गया, जो कि उस वक्त के लिए नई चीज थी। इसी कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर ने कहा कि मनुस्मृति ने ही शूद्रों के लिए इस तरह के कानून बनाए हैं, जिन्हें भारतीय समाज फॉलो करता है। और उसी रात भारत के एक अछूत ने मनुस्मृति को आग लगा दी। ये अंबेडकर का वार था, जिसने भारतीय समाज के पाखंड की चूल्हे हिला दी। ऐसा नहीं था कि अंबेडकर ने सिर्फ मनुस्मृति को ही दोषी माना था, पर यह एक प्रतीकात्मक प्रतिरोध था। अंबेडकर ने कहा कि अगर बराबरी चाहिए तो इसके लिए नए नियम लिखने होंगे। उस वक्त अंबेडकर को सपोर्ट कर रहे सावरकर भी उनके इस कदम से हिल गए थे। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली नेहरू कमेटी ने भारत के लिए एक संविधान बनाया, जो कि भारत में हुआ पहला प्रयोग था। लेकिन दलितों के लिए इसमें कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई थी। उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात भी नहीं की गई, बल्कि ये माना गया कि सबके अधिकारों को लिख देने से उनकी समस्या सुलझ जाएगी।